start. वेलकम सर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 यानी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट के लिए। यहाँ पे आपसे हम जानेंगे कि ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंट सेक्शंस क्या है उससे रिलेटेड और पनिशमेंट्स। तो फॉर द सेम मैं लव को बोलूंगा कि वो आगे हमारा सेशन को कंटिन्यू करे। थैंक यू सर। Good evening, sir. Sir, this Good is evening. Love Jagwani. Sir, before we start this session, would you like to tell us something? Before we start the session, सबसे पहले होपफुली सभी लोग स्वस्थ हैं, सेफ हैं और सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इस समय ऑनलाइन मीन्स से चीज़ों को सीखने की, उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक प्रीवियस सेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। आई होप सभी ने उसको सुना है और समझा है, और आगे भी हम आपको आईपीसी इसी तरीके से एक्सप्लेन करते जाएंगे। शुरू करें आज का सेशन। Sir, our question is, what are the offenses against the state and explain the types of offenses which can be committed against the state. ऑल राइट, तो हम चैप्टर 5 आईपीसी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 6 जो है दैट इज ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है स्टेट, राज्य, हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भाषा में बात करें तो राज्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसी कंट्री के लिए। तो उसी तारतम्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेट वर्ड यूज़ किया गया है कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि डायरेक्ट आपके कंट्री के अगेंस्ट हो रहे हैं, उन सारे ऑफेंसेस को चैप्टर 6 में डिस्कस किया गया है। इसमें सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 140 तक ये चैप्टर है। पहला जो सेक्शन है 121, दैट स्टार्ट्स वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, युद्ध करना या युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध का दुष्प्रेरण करना, अबेटमेंट। हमने अबेटमेंट भी पढ़ा है, अपने आप में एक ऑफेंस है, सेक्शन 107 में जिसकी डेफिनेशन है। तो 121 तीन चीज़ों की बात करता है। अगर आप भारत की सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए या फिर युद्ध करने का प्रयास करने के लिए या फिर युद्ध करने के प्रयास के दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराए जाएंगे धारा 121 में, तो आपको सजा दी जाएगी मृत्यु या आजीवन कारावास के लिए। अब यहाँ एक चीज़ ज़रूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? तो जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं आईपीसी में, उसमें सेक्शन जो 15 और 16 थे, दैट वाज डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये रिपील कर दिए गए थे। उसके बाद सेक्शन 17 बचता है गवर्नमेंट। तो हमारे देश में जो भी लीगली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना गया है। तो सेक्शन 121 और इस पूरे चैप्टर में यही बात है कि भारत देश और भारत की सरकार के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस हैं वो राज्य के खिलाफ ऑफेंसेस हैं। सेक्शन 121, अगर कोई युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध के लिए किसी को उकसाता है, अबेटमेंट करता है, तो वो धारा 121 के अपराध का दोषी होगा। अगली जो सेक्शन है वो है 121A, that is about conspiracy to commit offense punishable by section 121। तो जो हमने सेक्शन 121 में अपराध पढ़े कि भारत की सरकार के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध के प्रयत्न के लिए उकसाना, इस तरीके के अपराध का षड्यंत्र करेगा, उसकी कॉन्स्पिरेसी करेगा। हमने कॉन्स्पिरेसी की भी डेफिनेशन सेक्शन 120A में पढ़ी हुई है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर के कोई इलीगल कार्य या फिर किसी अन्य कार्य को इलीगल तरीके से करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो अगर उस तरीके के षड्यंत्र किया जाएगा कि 121 में बताए गए अपराध का षड्यंत्र है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, जो कि आजीवन कारावास, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। तो 121 में सीधे व्यक्ति युद्ध की तैयारी कर रहा था, युद्ध के प्रयत्न की तैयारी कर रहा था और युद्ध के लिए अबेटमेंट कर रहा था, वहां पर डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन, ये सजा दी गई थी। और इसकी कॉन्स्पिरेसी की सजा आजीवन कारावास
किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला सेक्शन है 122 कलेक्टिंग आर्म्स विथ इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 121 में क्या था कि युद्ध कर रहे थे, युद्ध का प्रयत्न कर रहे थे और युद्ध के लिए अबेटमेंट कर रहे थे। 121A में इन तीनों की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। अब 122 इज अबाउट प्रिपरेशन। तो अगर युद्ध के लिए आप तैयारी करने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहे थे, एक तरीके से प्रिपरेशन है, युद्ध की प्रिपरेशन। तो अगर इस तरीके से कोई तैयारी करेगा हथियार इकट्ठा करके युद्ध करने की भारत सरकार के खिलाफ, उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 122 में बताई गई है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और या तो कारावास 10 वर्ष तक का दिया जा सकता है। अगला सेक्शन है 123 कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। अब इसमें ये बात है कि अगर आपको ये जानकारी है कि भारत की सरकार या भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए एक प्लान बनाया गया है, एक योजना बनाई गई है, और आप उसको जानबूझ करके छुपाते हैं ताकि आप उस कंसीलमेंट के द्वारा उस अपराध को होने के लिए सहयोग करें या उस युद्ध को हो जाने में सहयोग करते हैं। ये भी हमने एक तरीका अबेटमेंट में पढ़ा था कि एड करना, सहयोग करना। तो यहाँ पर आपको उस युद्ध की योजना पता चली है, सीधे आप उस युद्ध के अबेटमेंट में शामिल नहीं हैं, लेकिन उस युद्ध की योजना को जानते हुए भी आपने उसको छुपाया, आपने सहयोग किया, तो धारा 123 के अपराध के आप दोषी होंगे, जिसमें पनिशमेंट जो बताई गई है वो 10 वर्ष तक के कारावास की हो सकेगी, जो किसी भी प्रकार का होगा, और साथ में फाइन भी। सेक्शन 124 assaulting president, government, etc. with intent to compel or restrain exercise of any lawful power। अब जब हम बात करते हैं भारत और भारत की सरकार की, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो है प्रेसिडेंट की। जब कभी भी भारत की सरकार की बात आती है और कोई भारत की सरकार निर्णय लेती है तो अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो। और इसी तरीके से जब हम किसी अपने छोटे स्टेट की बात करते हैं, जो यूनिट्स हैं हमारे देश की, वहां पर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर होता है। स्टेट का जो गवर्नर है वो भी केंद्र के द्वारा उसको पदस्थ किया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं भारत की सरकार को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि भारत की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, भारत की सरकार को इंगित करता है, उस व्यक्ति के खिलाफ असॉल्ट करेगा या फिर उसको उसकी विधिक शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए, या फिर उसको कोई अपनी विधिक शक्ति का गलत प्रयोग करने के लिए, दो चीजें हैं, उसकी विधिक शक्ति का प्रयोग रोकने के लिए और उसकी विधिक शक्ति का गलत प्रयोग करने के लिए, अगर उसको असॉल्ट के माध्यम से या फिर डरा करके ऐसा कुछ करने के लिए कंपेल करेगा, तो उसे सजा दी जाएगी धारा 124 में, जिसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं मैं उन वर्ड्स को पढ़ना चाहूंगा। Whoever with the intention of inducing or compelling the President of India or the Governor of any state to exercise or refrain from exercising in any manner any of the lawful powers of such President or Governor। ये पहला हाफ। अब क्या क्या चीजें, assaults और wrongfully restrains, असॉल्ट करता है, असॉल्ट अपने आप में एक अपराध है जो कि आईपीसी में डिफाइन किया गया है, किसी के ऊपर हमला करना। रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट, गलत तरीके से उसे रोकना, प्रेसिडेंट और राज्यपाल को कोई गलत तरीके से रोकेगा। और अटेम्प्ट्स रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन और ओवरऑ, तो या तो असॉल्ट करेगा या उसको गलत तरीके से रोकने का प्रयत्न करेगा या गलत तरीके से रोकेगा या फिर धमकाएगा, ओवरऑल आशंकित करेगा, उसको डराएगा। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स की भी डेफिनेशन हमें आईपीसी में आगे पढ़ने मिलेगी, जो कहती है आप आपराधिक आशय से फोर्स का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। तो इन सारे कृत्य को अगर कोई व्यक्ति करता है गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, तो उसे सजा दी जा सकेगी जो कि 7 वर्ष तक की होगी। अगला जो सेक्शन है 124A सेडिशन या राजद्रोह।
ये ओरिजिनली आईपीसी में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे आईपीसी में इंक्लूड किया। इसमें जो डेफिनेशन यूज़ की गई है वो उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि ये आवश्यक डेफिनेशन है। कई बार आजकल लेटेस्ट जो काफ़ी ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पर ये बहुत बार कंट्रोवर्सी में रहा है ये सब्जेक्ट। हुएवर बाय वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किन चीज़ों से सेडिशन हो सकता है। हुएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस, निशानों द्वारा, कोई प्रतीक चिन्हों द्वारा, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन जिसे देखा जा सकता है, और अदरवाइज, या फिर इसके अन्यथा भी, यानी सुना जा सकने वाला भी। ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड, इन सारे माध्यमों से, शब्दों के लिखित या बोले गए, प्रतीक चिन्हों के द्वारा, किसी दृष्टव्य रिप्रेजेंटेशन द्वारा जिसे देखा जा सकता है, या किसी अन्य माध्यम से किस चीज का प्रयास कर रहा है या क्या चीज ला रहा है। हेट्रेड, आपके खिलाफ द्वेष या दुर्भावना। कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स, कंटेम्प्ट को प्रेरित करना, या फिर डिसअफेक्शन, आपके प्रति घृणा को उत्पन्न करना। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, तो इन सारे माध्यमों से भारत की जो स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है, विधि द्वारा स्थापित जो सरकार है, उसके खिलाफ घृणा, द्वेष, दुर्भावना पैदा करने के लिए अगर कोई प्रयास करता है तो ये माना जाएगा कि उसने सेडिशन का अपराध किया हुआ है, और उसके लिए उसको जो सजा दी जा सकती है दैट विल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर ऐसी सजा तक जिसमें 3 साल तक का कारावास दिया जा सकता है, और इसके साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। इस सेक्शन के साथ 3 एक्सप्लेनेशन भी बेयर एक्ट का हिस्सा हैं। जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो डिसअफेक्शन के बारे में है, कि अगर द्वेष या दुर्भावना या घृणा की हम बात करते हैं तो उसमें डिसलॉयल्टी इंक्लूडेड है, और किसी भी तरीके की एनिमिटी इंक्लूडेड है। तो अगर किसी व्यक्ति को आप देश के प्रति या देश की सरकार के प्रति बेईमान होने के लिए उकसाते हैं, या फिर किसी भी तरीके की दुश्मनी के लिए, तो भी ये राजद्रोह का हिस्सा माना जाएगा। और जो एक्सप्लेनेशन 2 और 3 हैं वो इसका एक तरीके से प्रोवाइजो है या फिर एक्सेप्शन है, कि किन कंडीशन में सेडिशन का अपराध नहीं माना जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 है कि अगर कोई भी ऐसा कोई कमेंट करते हैं जो कि आपने अपने लीगल राइट्स के अंदर रहते हुए आपकी लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए किए हैं कमेंट्स, सिर्फ ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस हैं वो गलत हैं और इन्हें बदला जाए, जनता के और देश के हित में बदला जाए, तो अगर आपने ऐसे कोई कमेंट्स किए हैं या ऐसा कोई भी कृत्य किया है तो उस एडिशन के श्रेणी में नहीं आएगा। और इसके अलावा तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपने ऐसा कोई भी कमेंट किया है जो कि आपका उद्देश्य नहीं है कि सरकार के खिलाफ आप दुर्भावना भड़काना चाहते हैं, केवल आप लीगल ड्यूटी में, आपकी क्योंकि वो ड्यूटी है, या फिर आपने गुड फेथ में वो कमेंट्स किए हैं, तो भी सेडिशन का अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 125, वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे 121 सेक्शन 121 में बात थी कि भारत और भारत की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अगर कोई करेगा तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। एशिया में ऐसे जो भी देश हैं जो कि भारत के मित्र राष्ट्र हैं, उन देशों के खिलाफ भी अगर आप युद्ध करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं या युद्ध करने के लिए उकसाते हैं किसी को, तो ये 125 धारा के अंतर्गत अपराध है, और इसके लिए 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना ये आपको दंडित किया जा सकता है। धारा 126 में बताया गया है कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको पढ़ेंगे, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। तो जो डेप्रेडेशन वर्ड है उसका अर्थ है लूटपाट करना। ऐसे जो भी देश हैं या जो भी राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो कि भारत से मित्रवत व्यवहार रखती हैं, शांति का संबंध रखती हैं। 125 में एशियाटिक पावर्स की बात थी, ये एशियाई शक्ति
जिनसे भारत के मित्रवत संबंध है उनके खिलाफ युद्ध करना अपराध है। लेकिन 126 में पूरे विश्व में जो भी हमारे देश से मैत्री संबंध रखते हैं, शांतिपूर्ण संबंध रखते हैं, उन देशों में अगर आप लूटपाट करते हैं, लूटपाट की तैयारी करते हैं या फिर लूटपाट के लिए दुष्प्रेरण करते हैं, तो ऐसा कोई भी अपराध धारा 126 में दंडनीय होगा और इसके लिए सजा 7 वर्ष तक की दी जा सकेगी। और इसमें जो आपने लूटपाट से संपत्ति प्राप्त की है उसका समापहरण या फिर उसको कहा जाएगा कि आपका फोरफीचर किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी का, और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 127 receiving property taken by war or depredation mentioned in section 125 and 126। तो अगर किसी व्यक्ति ने धारा 125 के अंतर्गत जो अपराध बताया है कि भारत से मैत्रीवत संबंध रखने वाले किसी एशियाई देश में युद्ध करके कोई संपत्ति प्राप्त की है, या फिर धारा 126 के अनुसार भारत से मैत्रीवत संबंध रखने वाले किसी देश में लूटपाट के बाद कोई संपत्ति प्राप्त की है, तो ऐसी संपत्ति जो कि युद्ध या फिर लूटपाट से किसी भारत के मित्री देश से मिली है और वो आपके पोजेशन में पाई जाती है, तो वो धारा 127 के अंतर्गत आपका अपराध माना जाएगा और इसके लिए आपको 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। धारा 128 पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरीली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और ऑफ वॉर टू एस्केप। तो जैसा धारा 121 में हमने पढ़ा कि भारत या भारत की सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए या युद्ध का प्रयत्न करने के लिए या युद्ध के लिए प्रयत्न का अबेटमेंट करने के लिए कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है, भारत का वो युद्ध दोषी है और उसे इम्प्रिजनमेंट किया गया है, उसको जेल में रखा गया है, वो या तो युद्ध का दोषी है या फिर राज्य का कैदी है। ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट द्वारा वॉलेंटरीली, दोनों जो वर्ड हैं पब्लिक सर्वेंट और वॉलेंटरीली, ये आईपीसी में डिफाइन किए गए हैं। कौन व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होगा और वॉलेंटरी क्या चीज होगी। तो पब्लिक सर्वेंट अपनी स्वेच्छा पूर्वक अगर ऐसे किसी प्रिजनर को भागने देता है या भागने में मदद करता है तो उसे धारा 128 में सजा दी जाएगी, और उसकी सजा क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और या फिर 10 वर्ष तक का कारावास और साथ में फाइन। धारा 129 पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। तो धारा 128 में पब्लिक सर्वेंट जहां वॉलेंटरीली प्रिजनर ऑफ स्टेट को भागने दे रहा था, धारा 129 में पब्लिक सर्वेंट की नेग्लिजेंस से वो जो प्रिजनर है वो भाग सका। दोनों सेक्शंस में यही डिफरेंस है। 128 में पब्लिक सर्वेंट ने वॉलेंटरीली वो एक्ट किया था, सेक्शन 129 में जो भी उसकी ड्यूटी थी उसमें वो नेग्लिजेंट रहा, उसकी गलती थी, वो प्रॉपर सावधानी नहीं रख रहा था, इस वजह से वो जो दोषी था, जो प्रिजनर था, वो भाग सका। तो ऐसा अपराध करने पर पब्लिक सर्वेंट को जो सजा दी जाएगी उसमें 3 वर्ष तक का कारावास, जो कि साधारण कारावास होगा, और साथ में फाइन, ये सजा दी जा सकती है। जो इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है 130 एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। अगर ऐसा कोई प्रिजनर ऑफ वॉर या प्रिजनर ऑफ स्टेट अभिरक्षा से जो प्रिजन में वो था उससे वो भाग जाता है, और ऐसे भागे हुए व्यक्ति को अगर कोई सहायता करता है या फिर रेस्क्यू करता है या फिर हार्बर करता है, सहायता देना मतलब वो भाग रहा है उसमें उसका सहयोग कर देना, उसको छुड़ाना, रेस्क्यू करना मतलब आप उसको हेल्प कर रहे थे वहां से भागने में, वहां जेल से निकालने में उसको हेल्प कर रहे थे, या फिर आश्रय देना, उसको छुपा के रख रहे हैं, उसको अपने घर में रख रहे हैं। इस तरीके से अगर किसी राज्य के प्रिजनर को छुपा करके रखेगा, उसको भागने में सहायता करेगा या छुड़ाएगा, उसको धारा 130 में सजा दी जाएगी, और उसमें जो सजा होगी दैट विल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो कि 10 साल का हो सकेगा, और साथ में फाइन। तो इस तरीके से धारा 121 से लेकर धारा 130 तक राज्य के विरुद्ध अपराध बताए गए हैं आईपीसी में। Sir, our next question is what is difference between waging war and rioting?
वेजिंग वॉर के लिए धारा 121 में परिभाषा जो दी हुई है उसको देखना पड़ेगा कि भारत की सरकार और भारत देश के खिलाफ युद्ध करना। युद्ध की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड होती है, काफ़ी व्यापक स्तर पर ये कहा जा सकता है। जैसे अगर आप लिटरेचर की भाषा में बोलें तो हम फाइट्स, बैटल्स, वॉर्स ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। फाइट दो लोगों के, दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है, बैटल छोटी छोटी टुकड़ियों के बीच में होती है, वॉर एक बड़े ग्रैंड स्केल पर होती है। तो वॉर एक काफ़ी बड़ा ब्रॉड वर्ड है और ये जो अपराध होता है ये भारत की सरकार और भारत देश के खिलाफ है। और जहाँ तक जो रायट इस अपराध की बात है, ये जो हम आगे से जब पब्लिक पीस और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड ऑफेंसेस पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ऑफेंस है। रायट सेक्शन 146 में डिफाइन किया गया है। अगर एक अनलॉफुल असेंबली मिलकर के कहीं पर पीस डिस्टर्ब करती है और झगड़ा पैदा वहाँ हो जाता है तो उसको रायट कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों की ग्रेविटी का डिफरेंस है। जो वॉर है, जो आईपीसी के अंदर धारा 121 में है, वो भारत देश और भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध की बात करता है, और जो रायट है वो एक पब्लिक पीस के अगेंस्ट ऑफेंस है जो कि अनलॉफुल असेंबली द्वारा किया जाता है। Sir, next question is which members other than president and governor are also included under section 124 of IPC? जो सेक्शन 124 है, अगर उसकी सिर्फ डेफिनेशन या जो भी वर्ड्स हैं उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, गवर्नर एटसेट्रा। तो लिटरल वर्ड का मीनिंग लेंगे तो वहां पर तो सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर शब्द का प्रयोग किया गया है और उसके अलावा अतिरिक्त शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है। तो उस अतिरिक्त में हर वो व्यक्ति कवर होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और ये अथॉरिटी रखता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में कोई कार्य कर सकता है। तो जो 124 का ऑफेंस है वो इसी बारे में है कि उनकी जो लॉफुल दी गई शक्तियां हैं उसका या तो गलत प्रयोग करने के लिए या फिर उनका प्रयोग ना करने के लिए किसी को विवश करना। तो अगर भारत की सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरीके से विवश करता है कोई व्यक्ति तो वो 124 के लिए दोषी होगा। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसी को भी ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी किसी एक्सटेंट तक रिप्रेजेंट करते हैं। So next question is what is the difference between depredation and war? सेक्शन 125 और 126 जो हैं वो उनको अगर हम क्लियर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। वॉर का मतलब फिर से वही है कि किसी के भी विरुद्ध युद्ध छेड़ना, सीधे सीधे लड़ाई की बात है ग्रैंड स्केल पर। और जहाँ तक डिप्रेडेशन की बात है उस शब्द का मतलब है लूटपाट। तो वहाँ पर किसी से युद्ध नहीं हो रहा है, किसी को युद्ध का एक पर्पस ये होता है कि आप सामने वाले को जीत लो, सामने वाले की अथॉरिटी समाप्त कर दो और आप उसकी जगह पावर पे आ जाओ या आप उसको कंट्रोल करने लगो। लेकिन डिप्रेडेशन में क्या है, आप उसकी अथॉरिटी को नहीं गिराने जा रहे हो, आप केवल वहाँ से लूटपाट करना चाहते हो, वो प्रॉपर्टी प्राप्त करना चाहते हो। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। 125 में जो ऑफेंस बताया गया है वो एशियाई ऐसा कोई भी देश जिससे भारत के अच्छे संबंध हैं वहाँ अगर युद्ध का प्रयास होगा तो 125 में पनिशेबल है और अगर लूटपाट करेंगे तो 126 में पनिशेबल है। The next question is what is the difference between sedition and treason? ओके, जो मैंने पहले भी कहा कि सेडिशन एक बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, काफ़ी समय से इस पर कंट्रोवर्सी चली आ रही है। ट्रीजन एक ऐसा ऑफेंस है जो शायद आईपीसी में डिफाइंड नहीं है, हमारे देश में इसके लिए सेपरेट कानून कवर करते हैं कहीं ना कहीं। सेडिशन और ट्रीजन का बेसिक डिफरेंस ये समझेंगे कि सेडिशन देश के अंदर रह करके किया जा सकता है या सिर्फ देश की अथॉरिटी के अगेंस्ट किया जा सकता है। अगर आप देश की जो विधिपूर्ण सरकार स्थापित हुई है उसके खिलाफ डिसअफेक्शन, द्वेष, घृणा, दुर्भावना या कि दुश्मनी का भाव जागृत करते हैं तो ये अपने आप में एक सेडिशन का अपराध है। और ट्रीजन वहां पर व्यक्ति देश के अंदर ही वो अपराध नहीं करता, जो देश के विरोधी हैं, जो दुश्मन हैं, उन दुश्मन शक्तियों के साथ मिल जाता है, जाकर के उनका सहयोग करता है, तो ये अपराध ट्रीजन कहलाता है। जो बेसिक डिफरेंस है सेडिशन और ट्रीजन का यही है
कि सेडिशन देश के अंदर रह करके ही किया जा सकता है, और ट्रीजन में देश के जो दुश्मन हैं उनका सहयोग कोई व्यक्ति करता है तो वो ट्रीजन कहलाता है। Okay, sir. Sir, thank you very much for guiding us with your knowledge in this amazing session. And thank you all the viewers for watching this video. We will soon be back with videos on our upcoming chapters on IPC. Thank you.